नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक के लिए आपके लिए लगातार ही एमसीक्यूज़ ला रहे हैं। इससे पहले हमने पोषण और स्वास्थ्य विषय पर आपके लिए डेली 50 एमसीक्यूज़ दिए हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमने आज आपके लिए शिशु की देखभाल और शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा के संबंध में एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो चलिए आज हम इन्हीं 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न हमने लिया है, इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए रटकर याद करना और शब्द पुनरावृत्ति, ऑप्शन बी बार बार वेधन और अभ्यास, ऑप्शन सी विविध स्पष्टीकरण, ऑप्शन डी पुरस्कार और दंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है विविध स्पष्टीकरण, यानी विविध स्पष्टीकरण जो है इसके द्वारा एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण का भास होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? आपको दिया है ऑप्शन ए अवधान व स्मृति, ऑप्शन बी प्रतिबोधित और गति कौशल, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक कौशल और ऑप्शन डी शारीरिक प्रणाली की क्रिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वैयक्तिक कौशल। ये जो है ये संवेगात्मक विकास का एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष कार्य को कैसे करना है इसके ज्ञान को क्या कहा जाता है? खालिस्तान कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ए घोषणात्मक ज्ञान, बी प्रक्रियात्मक ज्ञान, सी अनुबंधित ज्ञान और डी समावेशित ज्ञान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रक्रियात्मक ज्ञान, यानी किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, कैसा किया जाना है, इस ज्ञान को हम प्रक्रियात्मक ज्ञान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लेव वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन दिए हैं ए सूचना के प्रसंस्करण, ऑप्शन बी मनोगतिकी, ऑप्शन सी व्यवहारवादी और ऑप्शन डी है सामाजिक सांस्कृतिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक सांस्कृतिक, यानी लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में प्रस्तावित किया कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक गति संवेदी, बी व्यवहारिक, सी संगीतमय और डी भाषाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है और व्यवहारिक बुद्धि जो होती है गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक नहीं। इसके अलावा गार्डनर जो है वो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि के विषय में बात करते हैं, संगीतमयी और भाषाई के विषय में बात करते हैं, व्यवहारिक बुद्धि इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए वैलेंटाइन, बी रॉस, सी वुड्सवर्थ और डी वाइगोत्स्की। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है वुड्सवर्थ ने संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कहा था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, टोली निर्माण की अवस्था किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी शैशवावस्था और डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था के समय पे ही बच्चे अपनी अलग अलग टोली निर्माण का कार्य करते हैं और अपने अपने काम करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक ए उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, बी खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं, सी उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हैं और डी उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर अगर शिक्षक ध्यान देता है तब विद्यार्थी प्रभावी तरीके से किसी चीज़ को सीख पाते हैं। अगला प्रश्न है,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक क्रियाएं हैं? ऑप्शन ए सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, ऑप्शन बी अनुकूलन, ऑप्शन सी अग्रिम आयोजन और ऑप्शन डी है संरचनात्मक चित्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुकूलन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन अनुकूलन की पूरक प्रक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने से, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, ऑप्शन सी विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर देना और ऑप्शन नंबर डी आपको इसमें दिया है विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गतिविधि प्रदान करना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को उनको रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के अवसर भी उन्हें देना चाहिए और साथ ही विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धन गति प्रदान करना चाहिए। अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन ए मध्यम अवस्था, बी प्रौढ़ अवस्था, सी शैशवावस्था और डी पूर्व बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आएगा शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? आपको ऑप्शन दिए हैं ए वैलेंटाइन, बी रॉस, सी वुड्सवर्थ और डी वाइगोत्स्की। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वुड्सवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुड्सवर्थ का है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए मानसिक द्वंद्व, बी स्मरण करने की इच्छा, सी सीखने की कमी और डी सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्मरण करने की इच्छा विस्मृति का कारण नहीं होता है। इसके अतिरिक्त विस्मृति का कारण मानसिक द्वंद्व होना होता है, सीखने में कमी और सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ये सब विस्मृति का कारण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधित कारक है? ऑप्शन ए बैठने की उचित व्यवस्था होना, बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, सी विषय वस्तु की महारत और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है विषय वस्तु की महारत, यानी विषय वस्तु की महारत सीखने को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब ए नई विषय वस्तु पिछले ज्ञान से संबंधित ना की जाए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय नकल कर कई बार दोहराई जाए, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं कुछ उत्तेजनाओं का उपयोग करके अनुबंधित की जाती है और ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सीखना प्रभावी और प्रासंगिक हो जाता है जब विद्यार्थी अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, यानी विद्यार्थी उसे खुद ही जानने की कोशिश करते हैं और उसका अर्थ बताने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए आपको दिया है स्टेनले हॉल, बी पियाजे, सी पावलोव और डी कोलबर्ग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टेनले हॉल। इन्होंने कहा था किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न देखेंगे, बालकों के संवेग संबंधित होते हैं, ऑप्शन ए अमूर्त वस्तुओं से, बी मूर्त वस्तुओं से, सी ए और बी दोनों से और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालकों के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए 1994, बी 1992, सी 1988 और डी 1987 में। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? पिछड़े बालक जो होते हैं उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उनके साथ क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए व्यक्तिगत ध्यान, ऑप्शन बी पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना, सी पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना और डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी व्यक्तिगत ध्यान करना, पिछड़ेपन के कारणों की खोज करना और पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना, इन सभी से पिछड़े बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा में विकास लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के विभिन्न सीखने के कार्यों का उपयोग करता है, वह प्रभावित है। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का नैतिक सिद्धांत से, ऑप्शन बी पियाजे का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से, सी गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत से और डी कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए समन्वय का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी वर्गीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, बल्कि समन्वय का सिद्धांत जो है वो तथा निरंतरता का जो सिद्धांत है ये दोनों ही वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। वर्गीकरण का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं इन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? ऑप्शन ए व्यक्तिगत चर्चा, बी भ्रांत वार्ता, सी समस्यात्मक वार्ता और डी अहम केंद्रित वार्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत चर्चा, यानी मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, लेव वाइगोत्स्की उन्हें व्यक्तिगत चर्चा के नाम से बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में संरक्षण की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए व्यावसायिक, बी शैक्षणिक, सी व्यक्तिगत और डी ये सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी व्यावसायिक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत ये सभी जो हैं ये किशोर अवस्था में संरक्षण की आवश्यकता कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है। ऑप्शन ए मौलिकता, बी नवीनता, सी आश्चर्य और डी ये सभी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी, यानी ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष जो है मौलिकता उसमें शामिल है, उसमें नवीनता शामिल है और उसमें आश्चर्यजनक होना भी शामिल है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल बच्चे को विशेषित करता है? ऑप्शन ए आगमनात्मक चिंतन, बी विलंबित अनुकरण, सी विचारों की अनुत्क्रमणीयता और डी वर्तुल प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार विचारों की अनुत्क्रमणीयता जो होती है वो पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जब बच्चा दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य या व्यवहार करता है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन ए अनुबंधन, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्ति और ऑप्शन डी प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण। जब बच्चा दूसरों के कार्य व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करता है या व्यवहार करता है तो उसे अनुकरण कहा जाता है। एक बच्चे को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिलता है, किस सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? ऑप्शन ए आपको दिया है इसमें परिवर्तनीय अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची, ऑप्शन बी है अंतराल सुदृढ़ीकरण अनुसूची, ऑप्शन सी है आंशिक सुदृढ़ीकरण अनुसूची और ऑप्शन डी है निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण अनुसूची। अगर किसी बच्ची को हर सही उत्तर के लिए एक स्टार मिल रहा है तो एक निश्चित अनुपात में सुदृढ़ीकरण अनुसूची का उपयोग हो रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? आपको ऑप्शन दिया है, ए सम्मान की आवश्यकताएं, बी आत्मबोध की आवश्यकताएं, सी सुरक्षा की आवश्यकताएं और डी प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकताएं। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुरक्षा की आवश्यकताएं, यानी सुरक्षा की आवश्यकताएं मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा? ऑप्शन दिया है, ए प्रकृतिवादी बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और डी भावनात्मक बुद्धि। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जो है उसका उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? ऑप्शन ए काल्पनिकता, ऑप्शन बी रचनात्मक खेल, ऑप्शन सी नाटकीय खेल और ऑप्शन डी है राजनीतिक भाषण। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक भाषण। बालक की सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा जो होता है राजनीतिक भाषण वो प्रभावी नहीं होता है। इसमें काल्पनिकता, रचनात्मक खेल और नाटकीय खेल इन सभी से उसमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था है? ऑप्शन ए भाषा बोध, बी हाव भाव, सी शब्द भंडार का निर्माण और ऑप्शन डी क्रंदन रुदन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाषा भंडार का निर्माण, यानी किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था में आएगा शब्द भंडार का निर्माण। अगला प्रश्न है, पठन कौशल को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है? ऑप्शन ए उत्तर लिखना, बी वर्ड गेम खेलना या क्विज करना, सी पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना और डी है शब्दावली अभ्यास करना। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर लिखना। यानी पठन कौशल को इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सबसे अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है, तो उत्तर लेखन द्वारा सबसे अच्छी तरीके से विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है? ऑप्शन ए दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, बी अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, सी लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता और डी अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता होती है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है? ऑप्शन दिए हैं, ए पारिवारिक परिवेश पर, बी ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, सी किसी प्रकार के अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, यानी वे किस प्रकार के अपने पर्यावरण का उपयोग कर रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी है प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है पारिवारिक परिवेश पर। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बी बालक अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता, सी बालक वीर पूजा करता है और डी बालक भाव प्रधान होता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरावस्था को जीवन के सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें उसमें शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वमात्मवाद यह विश्वास है कि जो कुछ भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार की चेतना है। निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए एक बच्चा जो कुर्सी से टकराते हुए अपने पैर को चोट पहुंचाता है खुशी से शरारती कुर्सी को धकेल देगा। ऑप्शन बी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है, सी एक ऊंचे पर्वत को पुराना माना जाएगा और डी एक कार्य जिसे शुरू नहीं किया जाएगा उसे थका हुआ या बीमार बताया जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसमें फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है।
यह जो विचार है ये सर्वनात्मवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की शारीरिक असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में सक्षम होते हैं? ऑप्शन ए, चलने में, सुनने में, सीखने में और देखने में। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीखने में। किसी प्रकार की शारीरिक असमर्थता के बावजूद बच्चे जो होते हैं वो सीखने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में पश्च आघात तनाव विकार यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना। बी, बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना। सी, दूसरों में बिल्कुल रुचि ना होना। और डी, दूसरों से नाराज होना। तो दोस्तों पश्च आघात तनाव विकार जो है उसके लक्षणों में सबसे पहले आता है घटना से जुड़े स्थान या लोगों से बचना। अगला प्रश्न देखेंगे, व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। ऑप्शन ए, पहचान। बी, ड्राइव। सी, सहज ज्ञान। और डी, बुद्धिमत्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान यानी व्यवहार के जन्मजात पैटर्न जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें सहज ज्ञान भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योगता का लक्षण है। ऑप्शन ए, भागने की प्रवृत्ति होना। बी, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। सी, अभिप्रेरणा का अभाव। और डी, अवधान संबंधी बाधा या विकार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधान संबंधी या बाधा विकार जो है ये अधिगम निर्योगता के लक्षण है। अगला प्रश्न है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन दिए हैं, ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। और डी, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांत पर। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के आधार पर विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर ही शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए, द्रव्यमान। बी, द्रव्यमान और संख्या। सी, संख्या। और डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाल्यावस्था में ही बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसे समझने लगते हैं। अगला प्रश्न है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। ऑप्शन ए, अवधान। बी, गहन चिंतन। सी, अवधारणा। और डी, बोध। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोध। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण बोध होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक मंदता संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, सिकंदराबाद। बी, चेन्नई। सी, कोलकाता। और डी, मुंबई। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदराबाद। राष्ट्रीय मानसिक मंदता संस्थान सिकंदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमत्ता है खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद। मतलब किस किस को मिलकर के बुद्धिमत्ता बनी है आपको बताना है। तो इसमें एक पक्ष पर्यावरण दिया है और दूसरा बताना है। ऑप्शन ए, संस्कृति। बी, समुदाय। सी, आनुवंशिकता। और डी, समाज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता। बुद्धिमत्ता जो होती है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद होता है, यानी इसमें दोनों के ही गुण से बुद्धिमत्ता बन जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है? ऑप्शन ए, अभिसारी सोच। बी, भिन्न सोच। सी, अंतर्दृष्टि सोच। और डी, पारमार्थिक सोच। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिन्न सोच। भिन्न सोच का चिंतन सृजनशीलता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं? ऑप्शन ए, एक नीतिवाद सिद्धांत। बी, एक सामाजिक सिद्धांत। सी, एक प्राकृतिक सिद्धांत। और डी, एक पालन पोषण सिद्धांत। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक प्राकृतिक सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया?
ऑप्शन ए पियाजे, बी वाइगोत्स्की, सी स्किनर और डी चामस्की। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, चामस्की। इन्होंने भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को पेश किया था। अगला प्रश्न है, सरिता कक्षा 8 की छात्रा है। इसमें गणित के प्रश्नों को हल करने व अमूर्त चिंतन की अभूतपूर्व योग्यता है। गार्डनर के अनुसार इनमें कौन सी बुद्धि है? ऑप्शन ए प्राकृतिक बुद्धि, बी स्थानिक बुद्धि, सी भाषाई बुद्धि और डी तार्किकता वाली बुद्धि। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में आएगा तार्किक बुद्धि। यानी अगर सरिता कक्षा 8वीं में है लेकिन इसमें गणित के प्रश्न को हल करने व अमूर्त चिंतन की अभूतपूर्व योग्यता है, मतलब उसमें तार्किक बुद्धि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सेक्लासिकल कंडीशन प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या शास्त्रीय अनुबंध किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए दिया है बांडुरा, बी पावलाव, सी कोहलर और डी पियाजे। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पावलाव। पावलाव के द्वारा सेक्लासिकल कंडीशनर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन या जिसे शास्त्रीय अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है का विकास किया गया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। इसमें शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे। इसी सीरीज के तहत हम पुनः आपके लिए अगले जो क्लास है उसमें 50 MCQs दोबारा से लाएंगे। तो जल्दी जल्दी इन्हें आप रिवाइज करें और हमारे साथ लगातार बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।